नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मनोविज्ञान की जड़ कहे जाने वाले सिद्धांतों में से। आज की क्लास में बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो फ्रेंड्स, यह सिद्धांत है वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि थॉर्नडाइक महोदय का पूरा नाम क्या था। थॉर्नडाइक महोदय का पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी तथा थॉर्नडाइक महोदय को पशु वैज्ञानिक का पितामह भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक महोदय ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोविज्ञान में प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी माना जाता है। अर्थात थॉर्नडाइक महोदय ने अधगम के सबसे पहले सिद्धांत दिए और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। आइए, इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के नियमों के बारे में। तो थॉर्नडाइक महोदय ने मुख्य रूप से दो नियम प्रतिपादित किए। इसमें नंबर फर्स्ट है मुख्य नियम और नंबर सेकंड है गौण नियम। थॉर्नडाइक महोदय ने मुख्य नियम तीन प्रकार के बताए। इनमें कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। तो थॉर्नडाइक महोदय ने मुख्य नियम कितने बताए हैं? तीन। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। इसमें हम बात करेंगे अभ्यास के नियम के बारे में। तो अभ्यास का नियम क्या होता है कि यदि किसी कार्य को हम बार बार करेंगे, उस कार्य का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो उस कार्य में हम निपुण हो जाएंगे। अर्थात किसी भी कार्य का अच्छी तरह से अभ्यास किया जाए तो उस विषय में हम दक्ष हो सकते हैं। अर्थात जैसे करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात जैसे उदाहरण के जरिए समझते हैं कि एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वह पास वाले से बात भी करता है, गियर ब्रेक आदि का सही से उपयोग करके गाड़ी को चलाता है, क्योंकि उसे गाड़ी चलाने का अभ्यास हो गया है। अर्थात उसे गाड़ी चलाने का स्थायी ज्ञान प्राप्त हो गया है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य का बार बार अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो सकते हैं। आइए, इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम के बारे में। तत्परता का नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो उस कार्य को हम उसी अनुपात में सीखते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए जबरदस्ती तालाब कुएं तक तो ले जाया जा सकता है, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जब तक घोड़े को प्यास नहीं लगेगी वह स्वयं पानी नहीं पिएगा, जब तक उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात हम किसी भी कार्य को सीखने के लिए या करने के लिए जब तक हम तत्पर या तैयार नहीं होंगे उस कार्य को हम नहीं सीखेंगे। प्रभाव तत्परता का नियम हमें यह सिखाता है। इसके बाद थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में तीसरा नियम दिया है प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए कैसा हो? पॉजिटिव। अर्थात हम उसी कार्य को करते हैं या सीखते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए संतोषजनक होता है, जिससे हमें प्रशंसा प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के जरिए समझते हैं कि यदि एक बच्चा 1 घंटे की क्लास के बाद यदि वह खुश नजर आता है तो हम कह सकते हैं कि उसका अधगम अच्छा रहा, अर्थात उसका अधगम प्रभावी रहा। यदि वही बच्चा 1 घंटे की क्लास के बाद सुस्त और निराश दिखाई पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि बालक का अधगम कैसा हुआ? अप्रभावी रहा। तो यह प्रभाव या परिणाम का नियम सिखाता है कि हम उसी कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए कैसा होता है? सकारात्मक होता है। आइए, इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के गौण नियमों के बारे में। तो थॉर्नडाइक महोदय ने अधगम के 5 गौण नियम बताए हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम हमें क्या सिखाता है
कि जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति हम अनेक क्रियाएं, अनेक तरीके अपनाते हैं। यह बहुप्रतिक्रिया का नियम होता है, अर्थात नया कार्य सीखने के लिए हम उस कार्य के प्रति अनेक क्रियाएं, अनेक तरीके, अनेक प्रतिक्रियाएं करते हैं। यह बहुप्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इसके बाद थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों में सेकंड नियम है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम कहता है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसका आत्मसात करना आत्मीकरण का नियम कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद थॉर्नडाइक महोदय के गौड़ नियमों में थर्ड नियम है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम कहता है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होती है उस कार्य को हम उसी अनुपात में सीखते हैं। अर्थात जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होगी उस कार्य को हम उसी अनुपात में सीखेंगे। अर्थात जैसे कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के गौड़ नियमों में फोर्थ नियम है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम हमें बताता है कि किसी कार्य को टुकड़ों में बांट कर करना आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। अर्थात किसी विषय को छोटे छोटे खंडों में बांट कर उसका अधिगम करना आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। थॉर्नडाइक महोदय के गौड़ नियमों में लास्ट है सहचार का नियम। सहचार के नियम में कह सकते हैं कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना सहचार का नियम कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। तो थॉर्नडाइक महोदय द्वारा लिखी गई पुस्तकों में एजुकेशन, साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, दोनों पुस्तकें आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद देखते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ने 1914 में द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक लिखी तथा फंडामेंटल ऑफ लर्निंग पुस्तक 1933 में प्रकाशित की गई। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर 1940 में तथा द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में थॉर्नडाइक महोदय द्वारा प्रकाशित की गई। आपके एग्जाम की दृष्टि से एजुकेशन, साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये तीनों पुस्तकें आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय की बुद्धियों के बारे में। तो थॉर्नडाइक महोदय ने कुल 3 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है मूर्त या स्थूल बुद्धि। मूर्त या स्थूल बुद्धि को हम गामक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। अर्थात मूर्त या स्थूल बुद्धि होती क्या है? तो ऐसी बुद्धि जिसका संबंध यंत्र व मशीनों से होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी बुद्धि जो हमें प्रत्यक्ष या आंखों से दिखाई देती है, ऐसी बुद्धि को मूर्त या स्थूल बुद्धि कहते हैं। मूर्त बुद्धि के अंतर्गत कारीगर, इंजीनियर और मैकेनिक मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कारीगर या इंजीनियर में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा मूर्त बुद्धि, क्योंकि ये कार्य करते हैं इनको हम प्रत्यक्ष रूप से आंखों से देख सकते हैं। इसलिए एक मैकेनिक में मूर्त बुद्धि, इंजीनियर में मूर्त बुद्धि और कारीगर में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दी गई बुद्धि अमूर्त बुद्धि के बारे में। तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है? तो अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। अर्थात अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति ज्ञानार्जन में विशेष रुचि लेते हैं। अर्थात अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत वकील, कवि, चित्रकार, दार्शनिक, डॉक्टर इत्यादि अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वकील में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो वकील में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि। इसके बाद थर्ड बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि जिसका संबंध समाज से होता है, ऐसी बुद्धि को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि के अंतर्गत नेता, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि आते हैं। अर्थात नेता और समाज कार्यकर्ता में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। थॉर्नडाइक महोदय ने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए, इसमें
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत और बालू का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत हैं वो थॉर्नडाइक महोदय द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं तथा एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में हर बार एक ना एक सिद्धांत पूछा जाता है। थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांतों में नेक्स्ट है परमाणुवाद का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत तथा परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत तथा योजनवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत हैं वो थॉर्नडाइक महोदय के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आइए इसके बाद हम बात करेंगे थॉर्नडाइक महोदय के प्रयोग के बारे में। तो थॉर्नडाइक महोदय का प्रयोग था वो भूखी बिल्ली पर था तथा थॉर्नडाइक महोदय के प्रयोग में महत्वपूर्ण था भूखी बिल्ली, मृत मछली तथा इसमें अनुक्रिया बिल्ली थी तथा उद्दीपक मृत मछली या चूहे थे। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया जिसका दरवाजा था वो लीवर को दबाने से खुलता था। पिंजरे के बाहर थॉर्नडाइक महोदय ने एक तस्तरी में मांस का टुकड़ा रख दिया और बिल्ली खाने को देखकर सूंघकर तथा खाना प्राप्त करने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए पिंजरे में अनेक प्रयास करने लगी। पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद करने पर बिल्ली ने पिंजरे में इधर से उधर दौड़ लगाई, अपने पंजों व मोहों से पिंजरों की छड़ों व डोरी को खींचा, काटने का प्रयास किया। अंत में अनजाने से उसका पंजा लीवर पर पड़ गया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर और भोजन कर लिया। थॉर्नडाइक महोदय ने शीघ्रता से बिल्ली को दोबारा उस पिंजरे में बंद कर दिया। तो दूसरी स्थिति में देखा गया कि बिल्ली ने पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में कम समय में पिंजरे का दरवाजा खोला और भोजन प्राप्त किया। इसी प्रयोग को थॉर्नडाइक ने कई बार दोहराया। अंत में एक ऐसी स्थिति प्राप्त हुई कि बिल्ली सीधे पिंजरे के लीवर को दबाकर बाहर निकलकर भोजन को प्राप्त कर लेती। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रियाओं को प्राणी सीख लेता है, जिसे अनुबंधन कहते हैं। अर्थात अनुक्रिया द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करना क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। अर्थात जब अनुक्रिया क्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त करती है तो उसके मध्य एक बॉन्ड स्थापित होता है, जिसे अनुबंधन कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे कि थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांतों की कक्षा में क्या उपयोगिता है। तो थॉर्नडाइक महोदय की कक्षा में उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहता है कि बालकों को करके सीखना चाहिए, अर्थात बालक को पहले करना चाहिए फिर उसके बाद उसे सीखना चाहिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो अभ्यास की क्रिया पर आधारित होता है तथा थॉर्नडाइक का सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा शुद्ध उच्चारण बालक थॉर्नडाइक के इसी सिद्धांत से सीखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो बालकों को आशावादी बनाता है, असफलता में सफलता देखने वाला बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत बालकों में प्रेरणा, परिस्थितियों का लाभ उठाने और अभ्यास की क्रिया पर भी बल देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि उद्दीपक क्या होता है। तो उद्दीपक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात उद्दीपक क्या है? जैसे भोजन, पानी, लक्ष्य। भोजन, पानी, लक्ष्य हमें कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो भोजन, पानी, लक्ष्य एक उद्दीपक है। उद्दीपक हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।